नमस्कार. Once again, welcome back to our program टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से मैं वर्षा और मेरी फ्रेंड मधु आप सभी का स्वागत करते हैं. इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ देम, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी के अंतर्गत आज का भी ये जो एपिसोड है वो विशेष एपिसोड है. हमने लास्ट 2 एपिसोड्स में देखा था कि इंडिया और चाइना के वॉर के बारे में. आज हम विशेष जो है वो भी एक विशेष व्यक्ति, आज की तारीख 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को एक ग्रेट पर्सन का जन्म दिवस हम मनाते हैं और वो ग्रेट पर्सन है मधु मैडम. कौन? बताएंगे उनके बारे में हम आपके ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का दिन हमारे इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. तो एक ऐसे महान नेता जिनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, उनकी बातें शेयर करेंगे. ऐसे नेता जिन्होंने अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों से कभी भी समझौता नहीं किया. ऐसे महान नेता जिन्होंने देश को, राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि माना. और ऐसे महान नेता जो हमेशा जिंदगी भर ये विश्वास रखते थे कि जैसे नानक नन्हे बने रहो, जैसे नन्ही डूब, और रुख सुख जाएंगे डूब खूब ही खूब. तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हमें बताएंगी मधु मैडम. तो ये जो महान हस्ती हैं उनने जन्म लिया था 2 अक्टूबर 1904 में. वो मुगल सराय में पैदा हुए थे, पर जब वो सिर्फ 18 महीने के थे उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई थी. उनका नाम था मुंशी शरद प्रसाद श्रीवास्तव. ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं 1964 to 66 में, जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पहचानते हैं. यस. इन्हें शास्त्री नाम कैसे मिला और इनके बचपन की कुछ बातें और ये इनकी बहुत सारी अलग अलग बातें, इनकी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में आज हम बात करेंगे. लाल बहादुर सबसे पहले ये एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. फिर उसके बाद उनने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी की और वहाँ उनको सब लोग मुंशी जी करके संबोधित करते थे. उसके बाद जब वो हाई स्कूल में थे ना, उनके एक शिक्षक थे, उनका नाम था निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा. उनसे वो बहुत प्रेरित थे और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मिश्रा जी ने इनको अपने घर में ट्यूशन में लगाया था कि उनको आर्थिक स्थिति में उनकी मदद कर सके. और जो उनके शिक्षक थे मिश्रा जी, वो बहुत बड़े देशभक्त थे. तो उनसे वो इंस्पायर होके उन्होंने ये जो अपने फ्रीडम मूवमेंट है उनको ज्वाइन किया. ऐसे ये जो अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम में उनने भाग लिया और तब उनने जाके भारत की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा, गांधी जी की जीवन चरित्र पढ़ी और इससे और उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया उनने. जब वो सिर्फ 10th क्लास में थे और एक्चुअली उनके सिर्फ 3 महीने बाकी थे एग्जाम के लिए, तब गांधी जी ने एक पब्लिक मीटिंग रखी थी तो वो अटेंड करने गए और वो पब्लिक मीटिंग से इतने प्रेरित हो गए थे और गांधी जी ने उस मीटिंग में कहा था कि आप सब लोग स्कूल बॉयकॉट करो. और ये हम सब जानते हैं कि ये हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के का हिस्सा था और सब उन शास्त्री जी ने भी उसमें भाग लिया. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनने स्कूल छोड़ दिया, उनने कांग्रेस से वो जुड़ गए और असहयोग आंदोलन के उनने भाग लिया और वो भी जेल गए थे, उनको जेल जाना पड़ा. फिर वो क्योंकि नाबालिग थे, उधर से 10th क्लास में थे, तो उनको जल्दी से ही शीघ्र ही उनको छोड़ दिया वहाँ से. फिर उनने अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म की काशी विश्वविद्यालय में से और उनने संस्कृत में ग्रेजुएट किया और इसलिए उनको उपाधि मिली शास्त्री. तो उनने वो शास्त्री जो है अपने नाम से जोड़ा. ऐसे उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव की जगह लाल बहादुर शास्त्री के नाम से हम उन्हें जानते हैं. उन्होंने अपनी जो फ्रीडम की फिर पढ़ाई के बाद उनने अपनी यात्रा वो जुड़े रहे, वो सेवा संग्राम से जुड़े. उनने देश सेवा का व्रत लिया. तब 1928 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और भारतीय संविधान संग्राम
से वो बहुत उनने एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे उसमें। फिर 1928 में उनकी शादी हुई ललिता जी से, जिससे उनके 6 बच्चे हैं। शास्त्री जी ने बहुत सारे प्रमुख आंदोलनों में हिस्सा लिया। जैसे 1921 में हमने बताया था आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में दांडी मार्च में, 1942 में भारत छोड़ो। इसकी भी एक हम आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे, क्योंकि ये इन सब आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनको बहुत बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। हाँ। फिर 1942 में जब इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 से जूझ रहा था, उसकी उलझनों में फंसा हुआ था, तो तब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा लगाना स्टार्ट किया। और 8 अगस्त को 1942 में गांधी जी मुंबई में उनने अंग्रेजों से बोला भारत छोड़ो, और भारतीयों से बोला कि करो या मरो का नारा उनने भारतीयों को दिया। 9 अगस्त को शास्त्री जी इलाहाबाद पहुंचे, और उन्होंने इलाहाबाद में इसको बड़ी चतुराई से बदला ये आंदोलन को, और उन्होंने कहा करो या मारो, उनने बदल दिया, मरो नहीं मारो करके उनने बदल दिया। जिससे क्रांति की ज्वाला पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया, क्रांति की ज्वाला को। तो ऐसा रहा उनका फ्रीडम फाइटिंग का जर्नी उनकी ऐसे रही है। तो उनके बारे में थोड़ा और कुछ बताइए। जर्नी। हे धन्य धरा के धन्य लाल, ऋणी तेरा भारत विशाल। संयम साहस कर्तव्यनिष्ठ, हे वीरव्रती दृढ़ सत्यनिष्ठ। जन जन के तुम प्यारे थे, भारत के राज दुलारे थे। साक्षी जिसका सूर्य चंद्र, सदाचार का दिया मंत्र। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जागृत था तेरा स्वाभिमान, लेश मात्र भी नहीं गुमान। तुम पाक को चने चबाए थे, असली औकात बताए थे। दुनिया को तुमने झुका दिया, हम भारत है ये बता दिया। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय हिंदुस्तान। तो जैसे मधु मैडम ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो सफ़र है बचपन से लेके आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से वो सक्रिय रहे, और एक दूसरा पड़ाव मधु मैडम उनके जीवन में रहा, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बने। तो ये कैसे हुआ? तो हमें सबको मालूम है, जैसे 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया था। इसके बाद सबके सामने ये सवाल था कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इवन उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे, देश के विदेश के सबके न्यूज़पेपर्स में सुर्खियाँ होती थी, हु आफ्टर नेहरू। तो सबके मन में ये सवाल था कि कौन बनेगा, क्योंकि नेहरू जी की पर्सनैलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनका नाम था, तो उनके शूज़ में कौन पैर रखेगा, वो सबसे बड़ा एक सवाल था। उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी इसके ऊपर विचार विनिमय कर रही थी, और वो ऐसा नेता चाहते थे जो देश और लोगों को सबको साथ में लेके चले। तो उस वक्त मतलब जैसे कांग्रेस के उस टाइम के जो कामराज लीडर थे वो इसको लेके काफ़ी चर्चा कर रहे थे, मिल रहे थे नेताओं से। लेकिन उस टाइम पे किसी को भी ये भनक नहीं लगी थी कि एक सर्वसाधारण इंसान जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो रामचंद्र गुहा की एक किताब है इंडिया आफ्टर नेहरू, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब ये बातचीत हो रही थी तो नेताओं से बातचीत के बाद जो बातें सामने आ रही थी, तो एक नाम बहुत चर्चा में था, वो था मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री की रेस में बोल सकते हैं।
लेकिन उनके नाम पे सर्वसम्मति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मोरारजी देसाई का व्यक्तिमत्व ऐसा था कि वो उस टाइम के जो लोग थे या नेता थे वो मानते थे कि वो किसी की जल्दी सुनते नहीं है, अपने मन से डिसीजंस लेते हैं और बहुत उग्र स्वभाव के हैं, इस तरह से कुछ बातें थी। तो कोई भी उनके नाम के ऊपर अपनी सर्वसम्मति नहीं बता पा रहा था। और फिर बाद में नाम आया शास्त्री जी का, और फिर शास्त्री जी को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता चुना, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। बहादुर शास्त्री जो है वो 1964 में हमारे सेकंड प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के डेथ के बाद। लेकिन वो नेहरू जी के काफ़ी करीब रहे, नेहरू जी उनके ऊपर विश्वास रखते थे, और उस दौरान जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तब वो काफ़ी मिनिस्ट्रीज उन्होंने संभाली थी। तो उनका जो उस काल का जो प्रवास है उनके बारे में मधुबारम आप बताइए। जैसे आपने बताया कि वो नेहरू जी के बहुत करीब थे पॉलिटिकली, क्योंकि वो उनका जो डेडिकेशन था और उनका जो कॉन्शियसनेस था ना चीज़ें सही करने का, दैट मेड हिम वेरी सक्सेसफुल। और जब नेहरू जी के मंत्री मंडल में उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मिला फर्स्ट उनको इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर उनको पुलिस एवं परिवहन मंत्री भी बनाया गया। और ये सब नई नई चीज़ें थी। हाँ, और वो सब में उनने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया। जैसे जब वो परिवहन मंत्री बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उनने लेडीज कंडक्टर्स को नियुक्त किया। तो दैट वाज लाइक स्टार्टेड अ न्यू रेवोल्यूशन टोटली। हाँ, उस वक्त कम्युनलिज्म बहुत पीक पे था। तो पुलिस मिनिस्टर भी थे, कम्युनलिज्म भी बहुत पीक पे था, तो दंगे बहुत होते रहते थे। पर उनका मन देखिए कैसा था। उनने पुलिस लोग को आदेश दिया था कि अब लाठी चार्ज नहीं करेंगे, अब वाटर जेट से ही उनको पीछे करेंगे, उनको डील करेंगे, वाटर जेट से ही आप उनको डील करेंगे। उस टाइम जो पुलिस मिनिस्ट्री होती थी, पुलिस मिनिस्टर होता था, उसके बाद आजकल उसको या तब भी उसके बाद वो होम मिनिस्टर जो कहलाता है, अब जो होम मिनिस्टर कहलाता है वो पहले पुलिस मिनिस्टर कहलाता था। फिर 1952 में वो रेलवे मिनिस्टर बने। हाँ, यस। और इसकी भी वो एक बड़ी फनी कहानी है यहाँ पे। वो अपनी माँ को जाके बोलते थे मैं तो रेलवेज में नौकरी करता हूँ। वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं रेलवे का मिनिस्टर हूँ करके। उनकी सादगी देखिए, हर चीज में ही वो सो सिंपल। फिर 1956 में एक रेल का बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो उन्होंने अपनी निजी असफलता समझी और उन्हें रिजाइन कर दिया। उनको बहुत कुछ बोला गया, आई थिंक उनका खुद का निर्णय था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी एथिकल मैन, फुल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट। उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड थे। उनके बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। ही वॉज लाइक प्रेज वर्दी पर्सन, इसलिए वो लोगों में बहुत फेमस होने लगे थे। वो यूपी कॉन्स्टिट्यूशन से वो काफ़ी सारे वो लड़े अलग अलग से, पर नेहरू जी उनको लगा था कि वो वहाँ पे काम करेंगे, पर नेहरू जी उन्हें अपने आप पास बुला लेते थे और उनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री हैंड ओवर कर देते थे रखने के लिए अपने पास। ऐसे ही उन्होंने देश हमारा जो देश है वो बनाने के लिए ये सब जो लोग हैं आगे बढ़े हैं। उनकी जो आप सोच को देखिए, उनकी सादगी को देखिए। फिर नेहरू जी चले गए और उसके बाद जैसे वर्षा मैडम ने बताया था कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वो शूज़ों को बेखूबी से वो रोल को निभाया। और उन्होंने जब सबसे पहला अपना स्पीच दिया, उसमें से एक स्पीच था, उन्होंने बोला हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ जिसमें स्वतंत्रता, समाजवादी, लोकतंत्र की स्थापना हो। हमें वो चाहिए, हमें स्थापना करनी है रादर, जहाँ सभी स्वतंत्र हों और संपन्न जीवन सब लोग जी सकें, ऐसा उनको देश चाहिए था। मतलब उस टाइम वो ऐसी बातें कर रहे थे 1964 में। और उन्होंने ये भी कहा था कि विश्व में जितने भी देश हैं, अन्य देशों के साथ हमें एक कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रखना बहुत ज़रूरी है, इस पे भी हमें काम करना है।
तो लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही सिंपल पर्सन थे, बट वो ही वाज अ पर्सन ऑफ वेरी हाई प्रिंसिपल्स। वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनने अपना जीवन इसलिए उनने अपना जीवन सादगी से गरीबों की सेवा में बिताने की उन्हें चाह रखी थी। उनका पीएम का सफ़र ज़रूर छोटा रहा होगा, पर उनका वो बहुत ही एक जाबाज लीडर थे। वो खुद ही बोलते थे मेरा कद छोटा है, पर मैं शायद अग्रेसिव भी नहीं हूँ, पर मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वो ऐसे बोलते थे। तो उन्हें बोला जाता था छोटा कद बड़ा आदमी, ऐसे माना जाता था उनको। उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे दो बहुत बड़े, इंडिया वाज डेवलपिंग एट दैट टाइम, तो उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे दो बहुत रेवोल्यूशनरी काम किए थे। 1963 में उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे और 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में वर्षा मैडम कुछ बताइए। यस, जैसे कि मधु मैडम ने बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन जो है हमारे शास्त्री जी के पीरियड में शुरुआत हुई थी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो 1965 जो ईयर जो है सबसे चैलेंजिंग ईयर शास्त्री जी के लिए रहा, क्योंकि एक तरफ खाद्य की आपूर्ति करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका से हम गेहूं आयात करते थे वो बहुत ही निम्न स्तरीय गेहूं हमारे पास आता था। और सही माने तो कैसे वो इतना निम्न स्तरीय गेहूं खाते होंगे उस टाइम के लोग, वो एक तो प्रॉब्लम था ही। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका जो है उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वॉर की बात हो रही है तो उस टाइम पे। और ये भी है कि शास्त्री जी ने फिर अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपसे अभी गेहूं नहीं लेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, तो खुद को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक आह्वान किया था जनता से कि जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे खेती करो। और उन्होंने भी खुद के घर के सामने, जहाँ वो दिल्ली में रहते थे, खेती करना शुरू कर दिया था। और बाद में जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक है साइंटिस्ट स्वामीनाथन, उनके हेल्प के द्वारा, सहायता से फिर हमारे यहाँ अनाज का जो उत्पादन बढ़ाना था, पर्टिकुलरली गेहूं का उत्पादन जो है वो बढ़ाना था, वो काम शुरू हुआ। और हम बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहे हैं। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी जो है वो एक सही में एक बहुत ही रोचक भरी है। और एक चैलेंज लिया शास्त्री जी ने, और वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर है कि चैलेंज को स्वीकार करना। तो इसके आगे जो है शास्त्री जी के जीवन में उन्होंने कैसे एक एक चैलेंजेस को पार किया, हम आपके साथ बात करेंगे। जैसे वर्षा मैडम ने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बताया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनने सीड्स पे काम किया था, इट काइंड ऑफ गेव वे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, इफ नॉट द फर्स्ट। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की है। और एक और बहुत उनने अच्छा काम किया था 1963 में, वो था वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जब इंडिया का 1946 में ही अमूल स्टार्ट हो गया था, अमूल की डेयरी, इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो शास्त्री जी ने उस वक्त उनको सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। सो इसी एज अ लीडर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उनने उनको सपोर्ट किया शास्त्री जी ने, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, जो अमूल के फाउंडर हैं, उनको बहुत सपोर्ट किया। और उनने कहा कि ये जो वाइट रेवोल्यूशन है वो एक नेशनल कैंपेन है, जो हमारा दूध है उसका उत्पादन एज वेल एज सप्लाई को मैनेज करेंगे। बिकॉज सप्लाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उसको मैनेज करने के लिए
उनने ये वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था और उनने अमूल को पूरा सपोर्ट दिया था और उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्ट किया, उसको क्रिएट किया रादर। और उसमें क्योंकि डॉक्टर कुरियन ने इतना अच्छा काम किया था अमूल में, उनका बेबी था बेसिकली आप बोलेंगे, तो उनको उनने एनडीडीबी का चेयरमैन बना दिया। और उनने डॉक्टर कुरियन ने बहुत बेखूबी से इसको आगे लेके गए। और 1970 में देयर वाज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, उन लोग ने लॉन्च किया था। और इंडिया मिल्क डेफिसिट नेशन से आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। सो लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे इट वाज उस टाइम ज़रूरत थी हमारे फूड प्रोडक्शन को टू टेक केयर ऑफ इंडियाज नीड फॉर फूड। उनने शास्त्री जी ने उस पर ध्यान दिया था और उनने देखा कि मिल्क का ये जो वेस्ट हो रहा है इतना सारा और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, उनने उसके लिए वाइट रेवोल्यूशन पे काम किया था। हम इसके आगे आपसे बात करेंगे एक बहुत ही जो जिससे शास्त्री जी के लिए, हम सब लोग के लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट और उनके जो छोटा सा कद, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसका हम आपके सामने एक और तस्वीर लाएंगे। मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदिया वाहे जा, कोयल टोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, मारे घर अंगना ना भूलो ना। मैडम, हमने 2 इकोनॉमिक फ्रंट पे शास्त्री जी के अचीवमेंट्स देखे, वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। एक और बहुत बड़ा उनको श्रेय देना है हमें 1965 का, जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अचानक से आक्रमण किया था और युद्ध शुरू कर दिया था हमारे साथ। तब शास्त्री जी ने तीनों आर्म फोर्सेस को बैठाया और उनसे एक ही बात बोली कि देश की रक्षा जो है वो आप करिए, देश की रक्षा आप करिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। राइट। और उन्हें एक बहुत बड़ी बात की थी, आज़ादी की रक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है। तो उनने कहा था ये सारे देश का कर्तव्य है। Right. ये बात हम सब के लिए याद रखने के लिए है। तब उन्होंने बोला था, उन्होंने सैनिक और किसान के साथ, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया, जय जवान जय किसान, ये दोनों चाहिए हमें एक देश चलाने के लिए। और उन्होंने सबसे निवेदन किया था कि एक दिन का व्रत रखें, मंडे को फास्ट रखें और एक दिन नहीं खाना खाएंगे तो उसका जो अनाज बचा था उसे हेल्प हुई। और जैसे मैडम ने बताया था कि हमने अमेरिका को भी मना कर दिया था कि हमें उनका सड़ा गला गेहूं नहीं चाहिए। तो इससे बहुत मदद हुई, क्योंकि सैनिकों को खाना नहीं खिलाएंगे तो लड़ेंगे कैसे। जैसे हमने साइनो इंडिया वॉर में आपको बताया था, खाना भी उन लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने सोमवार का जो व्रत है वो निकाला। इससे जब ये बात हुई, जब ये बात शास्त्री जी ने सैनिकों से कही, तो उनको जो आत्मविश्वास मिला और जो जोश आया, वो सीधा दिल्ली से पहुंच गए लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर हवाई अड्डे। और तब अमेरिका को भी हिला दिया और अमेरिका ने वॉर को एंड करने की फिर अपील की इंडिया से। यस। तो ऐसी रही हमारी 1965 पाकिस्तान के साथ वॉर की जीत। मैडम, इसके बारे में आगे क्या बताएंगे? जैसे मैं यही बोलूँगी, 1965 का जो वॉर है वो वॉर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वो जो लड़ाई जीती थी और ऐसे टाइम पे जीती थी जब दोनों फ्रंट पे हम लड़ रहे थे, एक अंदर अनाज के लिए और दूसरा बॉर्डर पे जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने ये लड़ाई जीती थी। 8 जनवरी 1967 भारतीय सेना लाहौर से मात्र 2-3 घंटों की दूरी पर खड़ी थी। पाकिस्तान जान चुका था कि उसने वर्ष 1965 के भारत को 1948 का भारत समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। पाकिस्तानी अफसरों का दिल्ली में नाश्ता करने का सपना अब भारतीय सेना लाहौर में दोपहर का खाना खाकर चकनाचूर करने वाली थी। देश में आखिर ऐसा क्या बदल गया था कि केवल 3 वर्ष पहले
चीन से पराजित होने वाली भारतीय सेना का मनोबल इस समय 7वें आसमान पर था और पाक को अब लाहौर तो क्या इस्लामाबाद तक हाथ से निकल जाने का भय सता रहा था। इन 3 वर्षों में कुछ बदला था तो वह था देश का राजनीतिक नेतृत्व और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। चीन से 1962 में मिली हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल भी हतप्रत था। इस बात का फायदा उठाते हुए वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 को 2.5 लाख से अधिक इन्फेंट्री, 700 से अधिक टैंक और लगभग 300 हवाई जहाजों के साथ नियंत्रण रेखा पार करके कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के तिथवाल, पूंछ और उरी क्षेत्र में पाकिस्तान को भारी बढ़त मिल गई थी। कश्मीर के रास्ते पाकिस्तानी सेना राजधानी दिल्ली तक कब्जाने के सपने देखने लगी थी। पाकिस्तान की इस नीच हरकत को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी सीमाएं खुलवाकर भारतीय सेना के हाथ खोल दिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, अगर पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर हमारे देश में आ सकती है तो हमारी सेना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान जा सकती है। भारतीय सेना ने न केवल नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान में प्रवेश किया बल्कि लाहौर से केवल 2 घंटों की दूरी पर हमारी सेना खड़ी थी। पाकिस्तानियों को अपना क्षेत्र बचाना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले हुए पैटर्न टैंक युद्ध में उतारे थे। असल उत्तर में हुए युद्ध को टैंकों की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा अधिक टैंक हमारी सेना ने उद्ध्वस्त कर दिए। युद्ध के रुकने के बाद जो आकलन हुए उसके मुताबिक भारत ने 1920 किलोमीटर वर्ग ज़मीन पर कब्जा किया था। पाकिस्तान ने 540 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया। युद्ध में भारत के 2863 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के 450 टैंक भारतीय सैनिकों ने तबाह कर दिए। आखिरकार युद्ध भारत जीता। 23 सितंबर को आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। अमेरिका को भारत ने सबक सिखाया था। अमेरिका ये मानता था कि पैटर्न टैंक को उद्ध्वस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन टैंक को भारतीय सैनिकों ने उद्ध्वस्त करके दिखाया। अमेरिका ये सोचता था कि यह व्यक्ति अपने सामने घुटने टेक देगा, परंतु शास्त्री जी ने अमेरिका से गेहूं लेने से ही इनकार करके और युद्ध को जारी रखा। शास्त्री जी के सामने अनेक संकट आए। कहा जाता है कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी द्वारा चली गई एक कूटनीतिक चाल थी, जिसमें वे शास्त्री को एक कठपुतली की तरह प्रयोग कर सत्ता के तार अपने हाथों में रखना चाहते थे। परंतु शास्त्री जी ने इन सभी समीकरणों को नष्ट करते हुए न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक नई मजबूत पहचान बनाई। मैडम, आपने बताया कि कैसे हमने नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमने कैसे हमारे देश को प्रोटेक्ट किया है 1965 में जो पाकिस्तान वॉर था। और वो जैसे आपने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी हमारे लिए आफ्टर 1962। Yes. दुनिया को बताना था कि हम नई वॉर विन कर सकते हैं, एक वॉर हम विन कर सकते हैं। तो इसमें जो शास्त्री जी हैं, हमने जैसे उनका इकोनॉमिक फ्रंट पे उनने इतने अच्छे काम किए थे। 2 हमने उनके बिग रेवोल्यूशंस के बारे में बताया है आपको। उनने नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना अच्छा काम किया था। तो ये बताता है कि वो कितने डेक्स्ट्रस ऑफ अ लीडर ही वाज, मतलब कोई भी वो कितने बैलेंस्ड थे, वो सब जगह सब डायमेंशन, ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल लीडर। Yes. एंड ही न्यू हाउ टू हर चीज़ को, खाने से लेके नेशनल सिक्योरिटी से लेके
हाउ ही न्यू हाउ टू डू वर्क ऑन इट. जैसे उन्होंने अमूल को सपोर्ट किया, तो वाइट रेवोल्यूशन आज तक इंडिया के लिए वन नाउ वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. Yes. उनने और उनने फिर उनने जब हमारे आर्मी ऑफिसर्स को सपोर्ट किया, तो वो कितनी अच्छी जीत हमारे लिए लेके आए. तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि अगर आप एज अ लीडर आपके टीम को सपोर्ट करते हो, तो योर टीम कैन गो सो फार. राइट. तो थोड़ा सा और हम वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद हमने शास्त्री जी को लूज कर दिया था. वी लॉस्ट हिम एज अ, इट वाज अ बिग ब्लो फॉर इंडिया. उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, तो शास्त्री जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा भी कुछ क्या बोलते ताकत है, हमारी भी कुछ ताकत है. फिर बाद में जैसे युद्ध ख़त्म हुआ और हमने जैसे बताया वीडियो में भी कि हम लाहौर तक जाकर पहुँचे थे, तो वो इतना सारा एरिया हमारे अंडर में था, कैप्चर कर लिया था हमने. तो अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव बन रहा था शास्त्री जी के ऊपर कि दोनों देश आपस में बातचीत करके और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करे. तो रशिया जो है वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार था. रशिया ने बोला कि आप हमारे यहाँ दोनों कंट्री जो है यहाँ के बातचीत कर सकते हैं, और वो हुआ. और शास्त्री जी और पाकिस्तान से उनके जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, ये दोनों ताशकंद गए थे शांतिपूर्ण एक सॉल्यूशन निकालना जाए करके, क्योंकि युद्धबंदी तो हो गई थी, अमेरिका ने जैसे उस टाइम पे किया था, तो दोनों गए. और शास्त्री जी के मन में लास्ट मोमेंट तक ये था कि जो एरिया हमने कैप्चर किया है वापस नहीं देना चाहिए. और पता नहीं वहाँ क्या प्रेशर रहा होगा, या क्या उसमें कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में क्या बातचीत रही होगी कि इतना उनके ऊपर प्रेशर आया कि उन्होंने वो साइन किया. जो एरिया हमने कैप्चर किया था वो हमको पाकिस्तान को देना पड़ा. तो बहुत ही मतलब उसका उनको दुख रहा कि देना पड़ रहा है. और ये सब हुआ 10 बजे तक सब हो गया, और रात को 12 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, और दिल्ली में फ़ोन आता है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर. तो ये एक बहुत बड़ा सदमा सबके लिए था, भारत के लिए था कि शास्त्री जी नहीं रहे, और वो भी एक सस्पिशियस कंडीशन में उनकी डेथ हुई है. कैसे हुई है वो एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री है. उसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई है, बुक्स लिखे गए, पिक्चर भी बनी है, लेकिन वो मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है. लेकिन एक इतना हम बता सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है और वहाँ जाके उसकी डेथ होती है, उसके बावजूद पोस्टमार्टम नहीं होता है. यहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसा मानते हैं सब लोग. तो ये शास्त्री जी का इस तरह से जाना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक सदमा रहा. अगर शास्त्री जी और कुछ साल रहते तो शायद हमारी देश का जो चरित्र है या देश की जो तस्वीर है कुछ और ही होती. तो आज हमने आपके साथ शेयर की शास्त्री जी से जुड़ी हुई कहानी. वो एक लीडर, वेरी सिंपल लीडर, हम्बल लीडर, जिन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा. और इसलिए उनके बारे में कहा जाता है द प्राइम मिनिस्टर हु नेवर हैड मनी, ही वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवर हैड. और आज 2 अक्टूबर एक और महान नेता की बर्थ एनिवर्सरी है, वो है महात्मा गांधी. तो हम उनको भी याद करते हैं, उनको भी हमारे ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं. दोनों एक ही तारीख को बर्थ एनिवर्सरी है, जैसे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, और दोनों की डेथ एक ही महीने में हुई है. शास्त्री जी की 11 जनवरी है और गांधी जी की 30 जनवरी. इन दोनों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि. और हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए. यस, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.